नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि करंट अफेयर्स की सीरीज में रोजाना हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, साथ में उनसे संबंधित और भी जानकारी को हासिल करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट जानकारी होती है। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे, डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित और भी जानकारी को हासिल करेंगे। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which state has topped among all the other states of the country in terms of installation of off-grid solar pumps under प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में देश के अन्य सभी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो जो सही उत्तर है दैट इज हरियाणा जी। तो हरियाणा स्टेट ने टॉप किया है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स अंडर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको शॉर्ट में पीएम कुसुम भी बोला जाता है। तो पहले तो आपको यहाँ पे अभियान का नाम ही याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्लान्स हैं, उन सबको डिटेल में आप पढ़ लिया करिए और नाम में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, उसको भी आप केयरफुली नोट डाउन करें और याद करें। तो यहाँ पे नाम जो है वो है पीएम कुसुम और इसमें इंस्टॉलेशन की गई है सोलर पंप्स की सबसे ज्यादा हरियाणा के थ्रू। तो यहाँ पे जो नंबर्स है, मैं अगर आपको डेटा बताऊं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उनका डेटा ये कहता है कि हरियाणा को 15,000 पंप्स सैंक्शन किए गए थे और उसमें से इन्होंने 14,418 पंप्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं। राइट, और इस तरीके से ये टॉप पे आ जा रहा है फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है या एनर्जी प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो जरूर पूछा जा सकता है, इसको आप याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has announced the launch of मिलेट मिशन? किस राज्य ने मिलेट मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। तो जो सही उत्तर है दैट इज छत्तीसगढ़ जी। छत्तीसगढ़ राज्य ने इस मिशन की शुरुआत की है, इसको शुरू करने की घोषणा की है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है। और मैं आपको साथ में और भी जानकारी कुछ दे देता हूँ इसमें। छत्तीसगढ़ जो है वो ऑलरेडी धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। राइट, यहाँ पे आप इसको भी दिमाग में रख लें, क्या बोला जाता है इसको? धान का कटोरा बोला जाता है। तो इसको आप ये स्ट्रेटेजी के टर्म में भी पूछा जा सकता है। तो ऑलरेडी ये धान का कटोरा है, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट का विजन ये है कि इसको अब मिलेट हब के रूप में भी बनाया जाए। मतलब कि यहाँ पे मिलेट्स में जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो रागी है, कुटकी है या बाजरा है, उन सब की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके ताकि स्टेट जो है मिलेट के टर्म में भी एक हब के रूप में बन पाए। और इसी को पूरा करने के लिए, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ही यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च यानी कि IIMR जो कि हैदराबाद में है, उसके साथ इन्होंने MOU साइन किया है। राइट, किसके साथ किया है? IIMR। तो इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। राइट, और कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो IIMR के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, प्लस इसमें इन्होंने स्टेट के 14 डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर्स हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 14 डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर्स हैं और जो IIMR है उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे MOU साइन किया है। और पर्पस सिर्फ इतना ही है कि IIMR की जो एक्सपर्टीज है, नॉलेज है मिलेट्स के टर्म में, जो रिसर्च है, वो सारा का सारा शेयर किया जाए इन कलेक्टर्स के थ्रू। और कलेक्टर्स क्या करेंगे? इसको अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करवाएंगे। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इसमें जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, उस रिसर्च सेंटर का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उसकी यहाँ पे रिसर्च और नॉलेज का डायरेक्टली यहाँ पे यूज होना है, तकनीकी का यूज होना है। और जो उत्तम प्रकार के जो बीज हैं उनको किस तरीके से यूज किया जाना है, या कौन से उत्तम बीज हैं जिनको उस जमीन में या छत्तीसगढ़ की जमीनों में यूज किया जा सकता है फॉर द बेटर प्रोडक्शन। राइट, तो अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी पूछा जा सकता है, आप इसको ढंग से पढ़ लें। एक जानकारी मैं आपको और देता हूं यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मिलेट के लिए MSP अप्रूव की है। राइट, कितना है? MSP जो है वो इन्होंने 3000 यहाँ पे रखा है।
किसके लिए? मिलेट के लिए। और ये देश का पहला राज्य बन गया है, याद हो जाना चाहिए आपको, पूछा जा सकता है। जनरली जो भी स्टेट्स हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो धान, गेहूं, दलहन, तिलहन इन्हीं फसलों पे एमएसपी देती है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने मिलेट के लिए भी एमएसपी अप्रूव कर दी है, एंड दैट इज 3000 पर क्विंटल, राइट। ये जो 3000 है वो क्या है? पर क्विंटल है। ये आप जरूर याद कर लें, देश का पहला राज्य बन रहे हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has authored the book titled Human Rights and Terrorism in India? Human Rights and Terrorism in India नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं सुब्रमण्यम स्वामी, अजीत डोभाल, शशि थरूर, जनरल बिपिन रावत, राइट। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज सुब्रमण्यम स्वामी। जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बुक को लिखी है और इसका जो शीर्षक है दैट इज ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, बिकॉज ये ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म को यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं। और इनका बेसिकली इसमें कहना ये है बुक में कि जो टेररिज्म है उसको कॉम्बैट करने के लिए किस तरीके से ह्यूमन राइट्स और अदर जो राइट्स फैक्टर्स हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनको किस तरीके से एक तरीके से हार्मोनाइज किया जा सकता है जब आप टेररिज्म को कॉम्बैट कर रहे होते हैं, राइट। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड जो भी मतलब कि ये राइट्स हैं, और उन राइट्स में किस तरीके से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करके हम इस टेररिज्म को कॉम्बैट कर सकते हैं विदाउट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि जो ओरिजिनल प्रोविजन है उसको वायलेट किए बिना हम थोड़ा सा यहाँ पे इन राइट्स को हार्मोनाइज कर सकते हैं अटैक्स को या टेररिज्म को खत्म करने के लिए, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना। एक तरीके से आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है और जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस तरीके से यहाँ पे बैलेंस किया जा सकता है, राइट। और खास तौर पे ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किए बिना। तो जरूर इसको आप पढ़िएगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has tested a new long-range cruise missile capable of hitting targets up to 1500 kilometers? किस देश ने एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है जो 1500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड चाइना। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया ने इस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है और बताया जा रहा है कि इसकी जो रेंज होगी दैट इज 1500 किलोमीटर। मतलब यूं कह सकते हैं कि जापान का मैक्सिमम एक तरीके से डिस्टेंस इसमें कवर हो जाएगी, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने ऑलरेडी इस पे बैन किया हुआ है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके टेस्टिंग के लिए। लेकिन आप ये जान लीजिए यहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग नहीं है, यहाँ पे ये क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग है, राइट। दोनों में फर्क भी आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको जैसे हिंट दे दूं कि यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो अपने आप में एक मतलब कि उसमें जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं वो फ्यूल क्या होता है, अगर एक बार बर्न हो जाता है तो उसके बाद भी मिसाइल क्या होती है, अपना डायरेक्शन और स्पीड चेंज नहीं करती है और अपने वो मिशन पे रहती है। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट गन से निकलने के बाद भी अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। तो उसी तरीके से यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल का भी काम रहता है। वहीं अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल अपनी फ्लाइट ड्यूरेशन के टाइम में मतलब जो भी उसका फ्लाइट टाइम रहता है मैक्सिमम टाइम में वो क्या होता है उसमें बर्निंग होती रहती है और उसका पाथ जो है वो चेंज किया जा सकता है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑलरेडी यूएन काउंसिल ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया को मना किया हुआ है ताकि बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट ना करने के लिए। लेकिन ये क्रूज मिसाइल है। अभी इसका ऑफिशियल नेम जारी नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे जो सेंट्रल न्यूज एजेंसी है उसने यहाँ पे कुछ फोटोज जारी की हैं और बोला है कि नॉर्थ कोरिया ने ये सक्सेसफुली इस मिसाइल को टेस्ट किया है, राइट। तो समसामयिक यहाँ पे सुरक्षा मामलों में इस टेस्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which institute has launched its project Udan on the occasion of हिंदी दिवस on September 14, 2021? 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी रुड़की। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज
आईआईटी बॉम्बे जी। तो पहले तो आपको यहाँ पे एक स्टैटिक जानकारी यही मिल जा रही है हिंदी दिवस के बारे में कि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी के टर्म में कई विभागों में या जितने भी सेंट्रल जो विभाग हैं या स्टेट विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कई डिपार्टमेंट्स में हिंदी का पखवाड़ा भी मनाया जाता है। एक पूरा सप्ताह जो है वो हिंदी दिवस के रूप में समर्पित रहता है, राइट। तो इसको आप जरूर दिमाग में रखिए। वहीं पे अगर हम इस प्रोजेक्ट उड़ान की बात करें तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, बिकॉज ये एक तरीके का सिस्टम है। और ये सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन सिस्टम है, जो कि इंजीनियरिंग और उससे संबंधित जो भी ट्रेड सब्जेक्ट्स और हैं उनकी बुक्स या उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट करने के काम आएगा। मतलब कि प्रोजेक्ट उड़ान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो स्टडी मटेरियल्स हैं या जो और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, राइट। जो मतलब कि भाषाविद लोग हैं उनको बिना इन्वॉल्व किए हम इसमें ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं और एक तरीके से सबको इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जा सकती है। और यूं कह लें कि लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म किया जा सकता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, जो कि अपने आप में बहुत ही आज भी एक बड़ा चैलेंज है, खासतौर पे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में। बिकॉज साइंस की जो पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है, वो उसके जो टर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश से रिलेट करते हैं, राइट। तो उसको वर्नाकुलर्स में कर पाना अपने आप में बहुत ही एक अच्छी पहल हो सकती है। तो डेफिनेटली ये उन बच्चों की मदद करेगा जो कि अपनी भाषाई क्षेत्र मतलब अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में एजुकेशन को उन्होंने हासिल किया है और वो आईआईटी में सिलेक्शन ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो क्या है, इंग्लिश में हैं और वो उसको ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं या उनको दिक्कत हो रही है, राइट। तो अपने आप में जरूर ये मदद करेगा, राइट। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिस ना हो। साथ में मुझे आप कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या अभी जो कुछ कमियां अगर चल रही हैं तो वो भी आप प्लीज़ बताइए, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप उनको फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स दी जाती रहती हैं और आपके लिए वो काफ़ी फायदेमंद होती है, राइट। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।